बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी पढ़। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने जो रिवीजन क्लास 1 की थी वो किसी रीज़न की वजह से कंटिन्यू नहीं हो सकी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो वो जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर डिस्कस किया था तो वो फिर वहीं तक ही कंप्लीट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्मार्ट प्रोसेसिंग वाले क्वेश्चन को कहा था कि मैंने रीड कर लें, तो उसी से आगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले ये प्रोग्राम ये था मेरा कि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। फिर बाद में स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं सर, हम चाह रहे हैं कि एक ओवरव्यू भी आप दे दें ताकि जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टूडेंट फील कर रहे होते हैं तो वो भी थोड़ी सी एड्रेस हो जाए ताकि हमें रिवीजन करने में और चीज़ों को समझने में ज़रा आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो प्रोसेस कॉस्टिंग में जितनी भी लेवल की डिफ़िकल्टीज़ हैं, लॉसेस की डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, न्यू मटेरियल एडिशन की, और लॉसेस न्यू मटेरियल से पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, तो इन सब की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये आज के लेक्चर में मैं आपको सारी, यानी कि आज का जो लेक्चर होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है, जिसमें ओवरऑल मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी डिफ़िकल्टी लेवल हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड उन सब की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये एग्ज़ाम में ये हम सीख लें। ठीक है, अच्छा, मेरा सारा फोकस ये होगा कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आप इस तरह से याद करके तैयार करके चले जाएं। इनकी काफ़ी रीज़न्स तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ डिटेल रीज़न्स होंगी, किस चीज़ों की डिटेल रीज़न होंगी वो इस शॉर्ट नोटिस में रिवीजन क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को वो इस तरीके से समझा सकूं जिस तरीके से मैंने नॉर्मल क्लास में इन चीज़ों को समझाया है या लेकर चला हूं। तो क्योंकि एग्ज़ाम में अब चीज़ें क्या याद करके लेके जानी है, क्या तैयार करके हमने लेके जानी है, तो इस क्लास में हम सिर्फ ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करने लगा हूँ ये फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, तो सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू देना है कि अगर ये चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन हो तो इसकी ट्रीटमेंट ये होगी। तो सिर्फ मेरा फोकस होगा ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, हमने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। जो लॉजिक्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता भी होंगी और ये सारी लॉजिकल डिस्कशन हमने अपनी क्लास में की हुई हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर एक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो नंबर 1 हम कुछ सिनेरियोज के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग को लेकर चले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस 1 में बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस 1 में हैं तो फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो अगर कोई लॉस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मटेरियल प्लस कन्वर्जन में लेबर आ जाएगा और FOH आ जाएगा, पर FOH अप्लाइड आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। तो आउटपुट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिर हमने कहा ऐसा हो सकता है कि अगला केस ऐसा है कि अगर हमारे पास लॉस आ जाए, और लॉस हमने कहा सिर्फ हमारे पास नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो नॉर्मल लॉस ही हमारा क्या होगा, एक्चुअल लॉस होगा। जो नॉर्मल लॉस होगा आपने उसकी ट्रीटमेंट ये करनी है, जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होगी वो कॉस्ट में से क्या करनी है, माइनस करनी है। और अगर उस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को फर्दर बेचने के लिए कोई फर्दर खर्चा आ रहा है, कोई डिस्पोजेबल कॉस्ट भी आ रही है, यानी कि कोई सेलिंग एक्सपेंस भी आ रहा है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेचने के लिए, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या हुई, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस करेंगे और अगर कोई डिस्पोजेबल कॉस्ट आ रही होगी वो हम ऐड कर देंगे, या आप नेट ऑफ करके भी कर सकते हैं। पर याद रखिएगा नॉर्मल लॉस के यूनिट डिनोमिनेटर में नहीं लिखने, क्योंकि वो आउटपुट में ऑलरेडी नॉर्मल लॉस के यूनिट एडजस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिनेरियो ये है 1.2, अगर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करना है। तो एबनॉर्मल लॉस में ये करना है, एबनॉर्मल लॉस कब आएगा, जब लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल लॉस 5% है और एक्चुअल लॉस 7% है, तो इसका मतलब जो 2% होगा ये अबव नॉर्मल है, तो अबव नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा। तो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट में क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते वक्त एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स ऐड कर देने हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अपना बर्डन खुद बेयर करेंगे। सेपरेटली हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो ये वाले यूनिट्स हैं ये एक्स्ट्रा लॉस आए हैं, यानी कि हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड करेंगे, ऊपर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू ही माइनस करेंगे। तो फिर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कहाँ जाएगी, वो हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे या FOH में ले जाएंगे। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी
ठीक है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को एज एन एक्सपेंस के तौर पर चार्ज कर देंगे। जो कॉस्ट होगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है तो एबनॉर्मल लॉस को भी अगर हमने बेच दिया है उन यूनिट्स को भी, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप माइनस करके जो भी लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। तो ये था अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ जाए। तो याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो अब सिंपल देखते हैं, माइनस कर देंगे यूनिट्स को हम। अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए, एबनॉर्मल गेन कब आएगा, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल से कम है। हमने कहा जो नॉर्मल लॉस है 5% था, लेकिन हकीकत में लॉस 5% से कम हुआ, 3% हुआ, तो 2% क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, यानी कि लॉस एक्सपेक्टेशन से कम रहा। तो अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो ये फायदे वाली बात है, तो ऑब्वियस बात है इनका थोड़ा सा बर्डन शेयर हो जाएगा कॉस्ट का। तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स क्या करेंगे, आउटपुट में से माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करते हैं, यूनिट्स को ऐड करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन इस कॉस्ट कहाँ जाएगी, ऑब्वियस बात ये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस का ना होना भी इनकम होती है, फ़ायदा होता है। तो इसका फ़ायदा हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन इनकम के तौर पर ले जाएंगे। तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट में से एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो फ़ायदा बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम के तौर पर हम सेपरेटली चार्ज कर लेंगे। और ये नॉर्मली चीज़ हमें नज़र आ रही होती है जर्नल एंट्रीज में, ठीक है जी, या इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में देख रहे होते हैं। तो ये सिंपल था लॉसेस के केस। नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने कल बात बता दी थी कि अगर हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के आने से हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ती है। किसकी वजह से, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया तो कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्टली आप आउटपुट से फाइंड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के लिए यूनिट फाइंड करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है तो इसका मतलब है या तो क्वेश्चन अब FIFO से होगा या तो FCO से होगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया किस मेथड को यूज़ करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, FCO को यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर FIFO से क्वेश्चन आ गया या FCO से आ गया तो इनके फॉर्मेट्स क्या होंगे। तो FIFO और FCO के जर्नल से फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मेट्स क्या होंगे। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं FCO मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से, तो जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का जो फॉर्मेट बनेगा उसमें यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे, मटेरियल के एतबार से 100%, कन्वर्जन के एतबार से भी 100%। फिर यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, वो जो भी रेशो होगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा दिया कि 2400 क्लोजिंग है, 100% मटेरियल लग चुका है, और कन्वर्जन के एतबार से सिर्फ 75% इनके ऊपर अभी काम हुआ है। और अब नॉर्मल लॉस की बात करें तो अब नॉर्मल लॉस हमने कहा फॉर एग्जांपल जो इंस्पेक्शन स्टेज है फॉर एग्जांपल वो 100% है और इसका 80% है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे। और जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि FCO मेथड है, FCO मेथड में जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो आपको पता है एवरेज ले रहे होते हैं कॉस्ट का, एवरेज ले रहे होते हैं कॉस्ट का। तो यहाँ पे कॉस्ट का एवरेज लेने के लिए तो हमें करंट पीरियड की कॉस्ट सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट चाहिए। तो हमने याद रख लिया जो FCO मेथड है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे, क्योंकि FCO मेथड एक एवरेज मेथड है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे। कौन कौन सी कॉस्ट को, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को और करंट मटेरियल कॉस्ट को भी। और सेम विद द केस ओपनिंग कन्वर्जन और करंट पीरियड की कन्वर्जन, दोनों को ऐड करेंगे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये FCO मेथड का फॉर्मेट था। अब देखते हैं कि FIFO में क्या होगा। अच्छा जी, इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी देख लें। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बड़ी आसान है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स आई हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और एबनॉर्मल लॉस भी है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बहुत आसान है। जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में जो भी यूनिट्स आ रहे होंगे उनको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ये सारी की सारी टोटल कॉस्ट आती रहेगी। तो असल में स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, तो ये टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स की भी आ जाएगी। इस तरह क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी आ जाएगी, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट आ जाएगी। FIFO में देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास फॉर्मेट में एज अ FIFO मेथड आ जाए तो क्या चेंज होगा।
क्योंकि FIFO मेथड में हमने देखना होता है कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग वालों में से तो नहीं कुछ बच के, या परचेजेस वालों में से कितने बचे हैं, ओपनिंग वालों में से कितने बचे हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे FIFO मेथड में, तो यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को लिखेंगे। और यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स को नहीं लिखेंगे, जो कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे होते हैं ये FIFO मेथड में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड आएगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। क्या लफ्ज आएगा यहाँ पे, इस कंप्लीटेड यूनिट्स की जगह क्या आएगा, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का मतलब इस हमने महीने में कितने यूनिट स्टार्ट करके बना लिए, तो जितना भी आउटपुट होगा उसमें से ओपनिंग के यूनिट्स माइनस करेंगे तो ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड के यूनिट्स आ जाएंगे। तो FIFO मेथड में ये डिफरेंस है कि FIFO में इक्विवेलेंट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आता है, जबकि FIFO में नहीं आया था, ठीक है। और जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि FIFO कोई एवरेज मेथड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट आएगी, ठीक है। और अगर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ये हो गए, कॉस्ट पर यूनिट ये। और जब हम इवैल्यूएशन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, इसकी कॉस्ट आएगी, कंप्लीटेड यूनिट्स के यूनिट्स हैं, इसकी कॉस्ट आएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट आएगी। और अगर एबनॉर्मल गेन आ गया तो देखिए एबनॉर्मल गेन हम क्या करेंगे, EPU में से माइनस करेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था एबनॉर्मल गेन आउटपुट में से माइनस हो रहा होता है, तो अगर एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस था तो हम ऐड करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन की भी कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में। तो ये हमारे पास फॉर्मेट थे FIFO के और FIFO के, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट में समरी है, ठीक है, ये डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस 2 में। अगर हमारे पास प्रोसेस 2 आ गया और अगर हम प्रोसेस 2 में हैं तो उस प्रोसेस 2 में क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती हैं। नंबर 1, कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं। सिनेरियो 1 ये है, अगर कोई न्यू मटेरियल नहीं आया हुआ, नो न्यू मटेरियल कॉस्ट इज इंकर्ड इन प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में कोई न्यू मटेरियल कॉस्ट नहीं है। अगर कोई न्यू मटेरियल कॉस्ट नहीं है तो जैसे सारे मामला चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हम प्रोसेस 2 में हैं। तो प्रोसेस 2 में जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मटेरियल तो प्रोसेस 1 में से डल चुका है, तो हम तो प्रोसेस 2 में हैं। तो प्रोसेस 2 में जो मटेरियल आ रहा होगा प्रोसेस 1 में से ही आ रहा होगा। तो दैट्स वाई जब हम प्रोसेस 2 में होंगे तो मटेरियल की कॉलम की जगह P1 कॉस्ट आ रही होगी, यानी कि प्रोसेस 1 की कॉस्ट, ठीक है। तो ये चेंज आ जाएगा, ये चेंज आ जाएगा P1 की कॉस्ट, ठीक है। ये चेंज आ जाएगा। जो हमारा इनपुट मटेरियल था प्रोसेस 2 में वो क्या होगा, यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। इनपुट क्या होगा, न्यू मटेरियल एडिशन तो हुई नहीं ना, तो इनपुट क्या होगा, जो प्रोसेस 1 में से मटेरियल आ रहा है वही हमारा इनपुट होगा। लेकिन आज उसका नाम इनपुट नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 के प्रोसेस 1 में से कितने यूनिट्स आ रहे हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉलम नहीं होगा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट क्या गिवन होगा, हम कहेंगे P1 कॉस्ट, ठीक है, यानी कि प्रोसेस 1 की कॉस्ट क्या है मटेरियल के एतबार से। बस ये दोनों डिफरेंस आएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। सिनेरियो 2 ये है कि अगर हम एक एडिशनल न्यू मटेरियल ऐड कर दें, अगर हम एक नया मटेरियल ऐड कर दें, जैसे कि केमिकल A 15,000 kg प्रोसेस 1 में इन किया और प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था केमिकल A इन किया तो केमिकल A ही आउटपुट में आया और ये 13,000 kg रह गया, तो 2,000 kg का यहाँ पे लॉस हो गया होगा। फिर ये केमिकल A को हमने फर्दर प्रोसेस किया प्रोसेस 2 में, तो केमिकल A को फर्दर प्रोसेस किया प्रोसेस 2 और यहाँ पे देखिए एक नया केमिकल ऐड कर दिया जिसका नाम था केमिकल B। अब क्या होगा, ये दोनों मिक्स होकर इनका एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। ये जो मिक्सचर बनेगा इसका मतलब अब यहाँ पे न्यू मटेरियल ऐड हुआ है। अगर क्वेश्चन में न्यू मटेरियल ऐड हो गया तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कैसे बनेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे और इवैल्यूएशन स्टेटमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ये देखते हैं इनमें, ठीक है। और अगर न्यू मटेरियल ऐड हो जाए तो हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर गौर व फिक्र करनी होती है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर भी गौर व फिक्र करनी होती है। न्यू मटेरियल के आने की वजह से इन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर न्यू मटेरियल आ जाए तो कैसे ट्रीटमेंट होगी वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आसान केस डिस्कस करते हैं न्यू मटेरियल के आने की वजह से। ये सारी कहानी न्यू मटेरियल के आने की वजह से है। देखें पहला केस ये है, सिनेरियो 2.1 ये है कि इफ लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन।
हमने नया मटेरियल ऐड कर दिया, न्यू मटेरियल ऐड कर दिया और नए मटेरियल ऐड करने के बाद लॉस हुआ। मान लें न्यू मटेरियल हम ऐड करते हैं किसी प्रोसेस में 60%, जब वो प्रोसेस का टाइम 60% होता है कंप्लीट, हम नया मटेरियल ऐड कर देते हैं। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, यानी कि लॉस कब होता है, फॉर एग्जांपल 80% पर लॉस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इफ लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन, नया मटेरियल ऐड हो गया उसके बाद लॉस हो रहा है, या एग्जामिनर इसी लफ्ज़ को रिवर्स कर सकता है, न्यू मटेरियल एडिड बिफोर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से नया मटेरियल पहले डल गया। तो मुझे ये बताएं, न्यू मटेरियल 60% पर ऐड हो गया और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80% है, तो ऑब्वियस बात है इस लॉस में न्यू मटेरियल का लॉस भी आ रहा होगा। मान लें प्रोसेस 1 से आलू चले आ रहे हैं, तो मटेरियल आलू था, 60% प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ तो हमने गोश्त भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो 60% पर आलू पहले ही चला आ रहा था प्रोसेस 1 में से और यहाँ पर हमने गोश्त भी ऐड कर दिया। तो जब हमने गोश्त ऐड कर दिया 60% पर, तो अब आलू गोश्त 61% से आलू गोश्त पकना शुरू हुए, जब 80% पर पहुंचे आलू और गोश्त दोनों, तो लॉस हमें हो गया। ऑब्वियस बात है इस लॉस में गोश्त को भी नुकसान पहुंचेगा, इस लॉस में गोश्त का नुकसान भी होगा, ठीक है। अगर गोश्त का नुकसान भी होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 100% कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो पहला केस, अगर न्यू मटेरियल ऐड हुआ है लॉस से पहले, यानी कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पहले न्यू मटेरियल ऐड हुआ है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में क्या चेंज आएगा, न्यू मटेरियल में अगर लॉस हुआ है, और लॉस आपको पता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में नॉर्मल लॉस नहीं आता। अगर नॉर्मल लॉस है तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, एंड हो गई। अगर एबनॉर्मल लॉस आया तो एबनॉर्मल लॉस हम क्या करेंगे, न्यू मटेरियल में 100% कंसीडर करेंगे, न्यू मटेरियल के कॉलम में भी और P1 के कॉलम में भी। तो इसके ऊपर हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन की हुई है। एक ये प्रॉब्लम आई, तो इसका मतलब है कि न्यू मटेरियल में एबनॉर्मल लॉस 100% आएगा या 0% आएगा, या तो 100% तो नहीं आएगा। 100% कब आएगा, ये याद रखिएगा कि अगर न्यू मटेरियल स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पहले ऐड हो गया है तो इस नुकसान में न्यू मटेरियल का नुकसान भी है, तो वो मटेरियल के एतबार से 100% पर है, और P1 को भी हम क्या करेंगे 100% पर लेके जाएंगे। ये बात होप सो क्लियर हो चुकी होगी। फिर जब भी क्वेश्चन में न्यू मटेरियल आ जाएगा तो आपने दो चीज़ों को काबू रखना है, दो चीज़ों के बारे में आपने पहले ही माइंड बनाकर बैठ जाना है। नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस 100% पर आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा या तो नहीं आएगा। सेकंड, ये जो अगर हमारे पास एफको मेथड है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को आपने स्टार लगा लेना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे या तो 100 आएगा या तो फिर अगेन 0% आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे 100% कब आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का ताल्लुक आपको पता है, क्लोजिंग वर्क इन का प्रोसेस का ताल्लुक स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ है और लॉसेस का ताल्लुक स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के साथ है। तो जब न्यू मटेरियल आया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो अब हम इन दोनों का मुकाबला करेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि इफ स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन, अगर न्यू मटेरियल ऐड किया, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अगर वो लेस होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है जब हमारा प्रोसेस क्लोज हुआ तो नया मटेरियल ऐड हो चुका था, अगर हो चुका था तो न्यू मटेरियल में यहाँ पे यूनिट्स आने चाहिए फिर तो हमने दैट से यहाँ पे 100 लिखा। मेरी बात समझ आ गई। तो दो चीज़ें आपने, जैसे न्यू मटेरियल ऐड हुआ तो दो चीज़ों के बारे में आपने देख लिया। नंबर 1, न्यू मटेरियल का स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से मुकाबला करवाना है, तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आएंगे या नहीं आएंगे ये डिसीजन करना है। दूसरा, इन्हीं न्यू मटेरियल एडिशन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यानी कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ मुकाबला करना है। अगर न्यू मटेरियल स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बराबर है या उससे कम है, तो हम कहेंगे इस क्लोजिंग के वक्त न्यू मटेरियल शामिल हो चुका था, दैट्स अ न्यू मटेरियल, यहाँ पर यूनिट्स क्लोजिंग के आने चाहिए। और अगर ऐसा होता कि न्यू मटेरियल एडिशन ग्रेटर होता क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, इसका मतलब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इसमें तो न्यू मटेरियल ही नहीं है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे 0% आ जाएगा। ये एक बात। और ये कब करनी है, एफ को। अगर एफ को होगा तो आप दो बातें, अगर न्यू मटेरियल एडिशन है और एफ को है, न्यू मटेरियल एडिशन भी है और एफ को भी है, तो दो चीजों को काबू करना है। एफ को में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को काबू करना है और एबनॉर्मल लॉस।
और अगर ये FCO ना होता तो FIFO होता। तो एबनॉर्मल लॉस को तो हर हाल में, न्यू मटेरियल एडिशन के केस में एबनॉर्मल लॉस को तो हर हाल में देखना ही देखना है। अगर क्वेश्चन FIFO होता तो क्लोजिंग की टेंशन ना होती, फिर हमें ओपनिंग की टेंशन होती। और FCO में क्लोजिंग को देखना है, और क्लोजिंग का क्राइटेरिया क्या बताया, न्यू मटेरियल बराबर है या कम है। और FIFO में ओपनिंग को देखना है, और जब FIFO में ओपनिंग को देखेंगे तो इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी कि FIFO में 100 यहां पे कब आएगा, जब न्यू मटेरियल ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं ग्रेटर होगा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के, तो यहां पे 100% आएगा। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखते हैं FIFO में, देखते हैं क्या हुआ। FIFO में ये देखें क्या हुआ। जब हम ये FIFO में आए, जब हमने FIFO में देखा तो देखें क्लोजिंग की टेंशन नहीं है अब हमें ओपनिंग की टेंशन है। तो ओपनिंग में 100 कब आएगा, रिवर्स, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल ग्रेटर होगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग के। अगर ग्रेटर होगा तो यहाँ पे 100% आएगा, अगर ये लेस होगा या बराबर होगा तो यहाँ पे ओपनिंग में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और P1 ओपनिंग में आता ही नहीं है, डन। और एबनॉर्मल लॉस में ये हमने पहले बात कर लिया कि अगर न्यू मटेरियल पहले ऐड हुआ, लॉस बाद में हुआ है, तो लॉस के अंदर गोश्त का लॉस भी शामिल है। तो गोश्त का लॉस शामिल है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा। और अगर एबनॉर्मल गेन आता तो यहाँ पे माइनस कर देता, यहाँ पे माइनस कर देता। तो ये था कि न्यू मटेरियल ऐड हो गया और लॉस जो हुआ वो न्यू मटेरियल के बाद हुआ। तो FIFO में क्या करना है, FCO में क्या करना है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आने वाला है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो स्पेशल केस एट द एंड बताता हूँ। स्पेशल केस सुन लें, लेकिन बताऊंगा इसको सबसे एंड में। स्पेशल केस ये इसलिए इसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, पता नहीं पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। रेड कलर से इसलिए लिखा ताकि खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक डेंजरस सिनेरियो यही है प्रोसेस कॉस्टिंग में, और इसके आने से सवाल सबसे तगड़ा बन जाता है, सबसे मुश्किल बन जाता है। वो क्या है, अगर लॉस, इफ लॉस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, यानी कि लॉस जो है न्यू मटेरियल से पहले आ गया। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 से आलू चले आ रहे थे और मान लें कि हमने ना एक और मटेरियल ऐड कर दिया, और लेकिन जो नया मटेरियल ऐड किया ना गोश्त, तो हमने कहा यार गोश्त कीमती है, ऐसा ना हो कि लॉस में गोश्त का नुकसान भी आ जाए। तो हमने क्या किया कि पहले आलू को उनका ठीक है यार इसमें से कुछ लॉस होना तो हो जाए, जब लॉस सारा सेटल हो जाएगा उसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे। इसका मतलब जो गोश्त हमने ऐड किया है लॉस के बाद ऐड किया है, तो ये सबसे खतरनाक वाला सिनेरियो है। तो सिनेरियो क्या, इफ लॉस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, यानी कि गोश्त के आने से पहले ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, ये समझ लगे केस क्या है। तो इससे पहले वाला केस हमने डिस्कस कर लिया था कि जो लॉस हुआ वो गोश्त हमने ऐड कर दिया और गोश्त डालने के बाद लॉस हो गया, तो वो मैंने केस करवा चुका हूँ। ये लॉस क्या है कि अभी गोश्त न्यू मटेरियल नहीं डला, लॉस आ गया, न्यू मटेरियल को हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये स्पेशल केस है, इसको एंड पे करवाता हूँ। एक लास्ट केस सुन लें, जो बस इसके अलावा तो बस यही ओवरऑल पास पेपर में, इसके अलावा एग्जामिनर मेरा नहीं ख्याल कोई कहानी पूछेगा, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह अगर कोई नई कहानी वो पूछ ले। लास्ट सिनेरियो ये है कि न्यू मटेरियल नहीं, न्यू यूनिट्स नहीं ऐड की है, सिर्फ नई मटेरियल कॉस्ट आ गई है। अगर न्यू मटेरियल कॉस्ट आ गई है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, न्यू मटेरियल कॉस्ट आई है, नया यूनिट ऐड नहीं किया, यानी कि हम आलू ही पका रहे थे तो आलू के अंदर ही हमने फॉर एग्जांपल मिर्चें ऐड कर दी। अब मिर्चें कोई बहुत नया मटेरियल नहीं है, ठीक है, उस टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने एक छोटा सा इंग्रेडिएंट ऐड कर लिया, पर हाँ हमने गोश्त ऐड नहीं किया, ठीक है। तो आलू प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में तो आ चुका है, लेकिन हमने गोश्त ऐड नहीं किया, लेकिन एडिशनल आलू को फर्दर पकाने के अंदर कुछ मटीरियल कॉस्ट आ रही है। अगर ऐसा हो जाए कोई नई मटीरियल कॉस्ट आ रही है और लॉस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, ये वही है जो मैंने कहा था ख़तरनाक वाला सिनेरियो है। पर वो कब ख़तरनाक सिनेरियो बनेगा, जब न्यू मटेरियल क्वांटिटी ऐड करूँगा, न्यू मटेरियल यूनिट ऐड करूँगा तो ख़तरनाक सवाल बनेगा। तो यहाँ पे देखें न्यू मटेरियल क्वांटिटी ऐड नहीं हुई, नो न्यू मटेरियल क्वांटिटी ऐड, नो कोई नई क्वांटिटी ऐड नहीं की, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही हमने क्या की है यहाँ पे ऐड की है। तो अगर लॉस पहले आ जाए तो फिर इस यहाँ पे कोई ख़ास टेंशन नहीं है। तो ठीक है, हमने क्या किया, लॉस आ गया और कोई नई मटेरियल
क्वांटिटी तो ऐड की नहीं, तो न्यू मटेरियल कॉस्ट ही ऐड की है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखें जब न्यू मटेरियल क्वांटिटी ऐड ही नहीं की, जब न्यू मटेरियल क्वांटिटी ऐड ही नहीं की तो न्यू मटेरियल में कोई यूनिट्स में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि लॉस में न्यू मटेरियल के यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि न्यू मटेरियल ऐड ही नहीं किया हमने, ठीक है। और जो भी लॉस हो रहा होगा वो सारा 100% P1 से आ रहा होगा। तो ये है, ठीक है। तो न्यू मटेरियल ऐड नहीं किया तो यहाँ पे नो आ गया, यानी कि कुछ भी यूनिट्स नहीं आए, तो सारा जो लॉस होगा वो P1 में से होगा। अब समझा रहा हूँ स्पेशल केस। वो ख़तरनाक क्या है, न्यू मटेरियल, ये सेम से ही सिनेरियो है, लॉस पहले हो गया लेकिन अब न्यू मटेरियल को हमने क्या किया है वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखें जब हमने न्यू मटेरियल को ऐड किया लेकिन न्यू मटेरियल लॉस के बाद ऐड किया तो यहाँ पे तो नो आएगा, पर यहाँ पे भी नो आ जाएगा। ये स्पेशल केस था, ठीक है। तो यहाँ पे नो आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, इसकी लंबी चौड़ी हमने डिबेट क्लास में इसकी लॉजिकल डिस्कशन की है, तो एग्जाम में बस आपने ये याद रख के चले जाना है, ठीक है जी। वो आपको मैं खतरनाक वाला सिनेरियो दिखा दूँ। जो आज का सवाल है, आज के सवाल तक पहुँचाने के लिए ही ये सारी मैंने कहानी आपको सुनाई है। आज का सवाल खतरनाक वाले के ऊपर ही है। स्पेशल केस क्या है, अगर लॉस पहले आ जाए और न्यू मटेरियल बाद में ऐड किया तो देखें यहाँ पे तो नो आना है, आपको पता है यहाँ पे नो नहीं आता, यहाँ पे 100% आ रहा होता है। अब नॉर्मल लॉस कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा होता है, तो क्यों नहीं आ रहा, इसकी रीज़न हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो ये स्पेशल केस है, वरना एबनॉर्मल लॉस मटेरियल के अतबार से 100% होता है और कन्वर्जन के हिसाब से 75% और स्टेट ऑफ इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होता है। पर ये स्पेशल केस को याद रखिएगा, अगर लॉस पहले हो जाए और नया मटेरियल बाद में डलेगा तो ठीक है, यूनिट्स तो आने नहीं है, पर देखिए P1 में भी कोई नई यूनिट्स आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसकी रीज़न हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। बस आप सिर्फ ये याद रख लें, अगर न्यू मटेरियल ऐड किया है और लॉस पहले आया है, न्यू मटेरियल बाद में ऐड किया है, तो ये स्पेशल केस है, इधर तो नो आना ही आना है, इधर भी नो आना है, इधर भी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर वाली कहानी आपको पता ही है, बता चुका हूँ अभी, ये स्पेशल केस था, ठीक है। और एक ये नो आएगा, और एक जब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूँगा तो जो P1 की कॉस्ट आएगी वो भी रिवाइज्ड आएगी, वो भी नए तरीके से आएगी। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। FIFO मेथड से आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, तो क्योंकि लॉस पहले हो गया, न्यू मटेरियल बाद में आया, तो न्यू मटेरियल के यूनिट में से तो लॉस नहीं है, तो यहाँ पे नो आना है, ये वाला नो स्पेशल है, तो इसको याद रखना है। और इसमें टेंशन अगली क्या, कॉस्ट पर यूनिट। जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो एक नए तरीके से करेंगे। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कैलकुलेशन, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करने वाले ही हैं। वो ये होगा कि जो P1 की कॉस्ट आएगी ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं आएगी, अब ये एक नई तरीके से आएगी। ये कैसे आएगी, जितने भी यूनिट ट्रांसफ़र इन हुए हैं प्रोसेस 1 में से, उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल लॉस यूनिट। एक्चुअल लॉस यूनिट कैसे आते हैं, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, तो ये एक्चुअल लॉस यूनिट बन जाएंगे। ट्रांसफ़र इनमें से एक्चुअल लॉस यूनिट माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, कॉस्ट पर यूनिट से। ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 डिवाइडेड बाय यूनिट ट्रांसफर्ड इन। तो जितने भी पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी उसको उससे यूनिट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P1 की कॉस्ट आएगी, एक ये चेंज आएगा। दूसरा, जब हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे और स्टेटमेंट इवैल्यूएशन में जब हमने कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जब हमने कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में से जो P1 का हिस्सा होगा, उस P1 के हिस्से में से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को जो कॉस्ट पर यूनिट लेना है वो हमने EPU वाले या कॉस्ट पर यूनिट वाले नहीं लेने, वो हमने ये नया वाला लेना। यानी कि एबनॉर्मल लॉस में जो कॉस्ट पर यूनिट हमने लेनी है वो कॉस्ट पर यूनिट EPU वाली नहीं लेनी, बल्कि वो ये नई वाली लेनी। तो यही वाली कॉस्ट पर यूनिट बनेगी जब मैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस को स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में P1 की कॉस्ट में लिख रहा हूँगा। तो ये हमारा पूरा के पूरा यहाँ से प्रोसेस कॉस्टिंग रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये सबसे स्पेशल केस है, इसी केस के ऊपर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको कल पढ़ने के लिए दिया था, स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला, ठीक है। स्मार्ट प्रोसेसिंग वाले क्वेश्चन पर आ जाए। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास स्प्रिंग 10 यानी कि मार्च 10 का क्वेश्चन है और ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ आपके साथ। इस क्वेश्चन को मैं ना रीड करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है अच्छा खासा। रीड करने के बाद
अभी ये जो क्वेश्चन है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो अपने पास ये क्वेश्चन हार्ड फॉर्म में रख लें या अपने सामने क्वेश्चन रख लें, क्योंकि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को अभी गायब कर दूँगा क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा इसके सोल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन रीड कर लें या क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने सामने रख लें, क्योंकि प्रोजेक्टर मैंने ऑफ कर देना, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो अभी आपके सामने मैं समझा देता हूँ इसमें हमने करना क्या है। अच्छा जी, स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड परचेज लुब्रिकेंट फॉर इंडस्ट्रियल मशीन मटीरियल CO(X इज इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए। तो डिपार्टमेंट ए में जो हमने मटीरियल ऐड किया ना, प्रोसेस के स्टार्ट में कर दिया। जब हमने प्रोसेस के स्टार्ट में ही मटेरियल ऐड किया, ऑब्वियस बात है मटेरियल इन करेंगे तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी ना, फर्दर कन्वर्जन लगेगी। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल स्टार्ट में ही ऐड होता है अनटिल अनलेस एग्जामिनर कहता नहीं है। ठीक है जी, और प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 में नॉर्मली मटेरियल स्टार्ट में ही इन होगा, क्योंकि मटेरियल आएगा तो चीज़ें बनेंगी ना, वरना लेबर किसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा जी, डिपार्टमेंट ए में आया एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। इसका मतलब दो प्रोसेस 1 का सवाल भी है, प्रोसेस 2 का भी है। मटेरियल डिपार्टमेंट ए में आया और वो ट्रांसफर हो गया डिपार्टमेंट बी को। नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट ए इज 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड। तो जितने भी यूनिट ट्रांसफर्ड हुए, तो यूनिट ट्रांसफर्ड कहाँ से हुए, ए से बी में हुए, यानी कि जो नॉर्मल लॉस हुआ है डिपार्टमेंट ए में वो 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड मीन आउटपुट के ऊपर हुआ है। और ये कल बताया था मैंने, अगर लॉस आउटपुट पर है तो हम आउटपुट पर ही कैलकुलेट करेंगे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर कैलकुलेट लॉस नहीं करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए में 5% लॉस आया जो कि हमने आउटपुट के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ लो एक बार, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर ये होता है कि जितना क्वेश्चन पढ़ लिया उतनी वर्किंग को ढूंढ लो आप। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है, और उसके लिए पहले एक बार पूरा पढ़ना है, तो फिर साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ उसकी वर्किंग करते जाओ। फिर जो पढ़ा वो लिख लिया होता है, जो पढ़ा वो लिख लिया होता है। तो जब एंड तक पहुंचेगा तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन की शक्ल बन चुकी होती है, सोल्यूशन की शक्ल बन चुकी होती है। कहता है इन डिपार्टमेंट बी, यानी कि प्रोसेस 2 की बात कर रहे हैं, इन डिपार्टमेंट बी मटीरियल CO(X इज एडिड न्यू मटीरियल एडिशन। अब जैसे नया मटीरियल एडिशन हुआ है तो हमारी फ़ौरन से दिमाग अलर्ट हो जाए कि कोई ख़तरनाक वाला सवाल तो नहीं आने वाला। अगर न्यू मटीरियल ऐड हो रहा है, अब हमने देखना है कि लॉस पहले हुआ या बाद में। अगर लॉस पहले हो गया और न्यू मटीरियल बाद में आया तो फिर ख़तरनाक वाला सवाल बन जाएगा, डेंजरस वाला सवाल बन जाएगा। और हाँ, अगर लॉस बाद में हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। इन डिपार्टमेंट BD मटीरियल COY इज एडिड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। जैसे ही हमने इंस्पेक्शन मुकम्मल की, फौरन से मटीरियल COY ऐड कर दिया। अब देखते हैं इंस्पेक्शन का भी, विच टेक प्लेस व्हेन दी प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट। यानी कि जब हमारे पास प्रोसेस 60% कंप्लीट हुआ था, हमने 60% पर क्या की, इंस्पेक्शन की, और इंस्पेक्शन के फौरन बाद क्या कर दिया, न्यू मटेरियल ऐड कर दिया। इसका मतलब जो लॉस हुआ वो न्यू मटेरियल से पहले हुआ। तो हमने कहा मारेगी अब तो ख़तरनाक वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब हमें सारी की सारी कैलकुलेशन को माइंड में रखनी होगी। अब हमारी P1 कॉस्ट दे तरीके से आएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, 10% ऑफ यूनिट प्रोसेस आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। क्या हुआ, 10% ऑफ यूनिट्स प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज से पहले 10% यूनिट्स क्या हो गए, इवेपोरेटेड हो गए। ये हमारे पास लॉस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। हाउएवर नो इवेपोरेशन टेक प्लेस आफ्टर एडिंग मटीरियल COY को ऐड करने के बाद कोई इवेपोरेशन नहीं हुई। इसका मतलब लॉस सारा न्यू मटेरियल से पहले हुआ है। तो हमने कहा कंफर्म हो गया कि तो ख़तरनाक वाला सवाल आ गया, क्योंकि लॉस पहले हुआ है, इवेपोरेशन जो हुआ है वो न्यू मटेरियल से पहले ही हुआ है, बाद में नहीं हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वॉज 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस। कहता है कि जो इवेपोरेशन है जो डिपार्टमेंट बी में हुई है वो नॉर्मली 10% से ज़्यादा हुई है। इसका मतलब जो नॉर्मल 10% से ज़्यादा है, ये अब नॉर्मल लॉस भी 10% आ गया। पर किसका हुआ अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस के ऊपर 10% ये क्या है, अब नॉर्मल लॉस आ गया हमारे पास। तो अब नॉर्मल लॉस भी आ गया, तो बस ठीक है। और ये क्वेश्चन में डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग वर्क आ गया, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटीरियल 6 लाख लीटर की कॉस्ट आ गई, और उसके बाद
डिपार्टमेंट ए का लेबर ओवरहेड्स आ गए और ये डिपार्टमेंट बी के मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आ गए। और फिर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो कंप्लीशन स्टेज क्या है, तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के अतबार से 100% कंप्लीट हुआ है और कन्वर्जन के 60% से। और डिपार्टमेंट ए क्लोजिंग में 100% मटेरियल और कन्वर्जन 70%। इस तरह डिपार्टमेंट बी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन सारा हमने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। और अगर क्वेश्चन और मुश्किल बनाना तो साथ 5 भी दे दो, और मुश्किल बन जाएगा। तो हमने इसकी रिक्वायरमेंट को देखा, रिक्वायरमेंट ही आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस इन बोथ डिपार्टमेंट, द कंपनी है यूजेज FIFO, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट ना इंकरली हो रही है, इवनली इंकर हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे प्रोसेस चलता जा रहा होगा वैसे वैसे कन्वर्जन आती जा रही होगी, और जब प्रोसेस रुक रहा होगा कन्वर्जन भी रुक गई होगी। ठीक है जी। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या, FIFO मेथड। जब FIFO मेथड होगा तो आपको पता है कि आपने वैल्यूएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है और कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है और वैल्यूएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है। रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना दें, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे आएगी, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट से आएगी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट भी कैलकुलेट करना पड़ता, बेशक वो ए पूछता या ना पूछता। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। तो अब प्रोजेक्टर मैं ऑफ करने लगा हूँ, अब सिर्फ आपके सामने से सोल्यूशन रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, स्मार्ट प्रोसेसिंग को स्प्रिंग 10 क्वेश्चन 3। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम सॉल्व करने लगे हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड करवा दिया है आपको, ठीक है, तो अपने सामने बेहतर है कि अपने सामने क्वेश्चन रखें ताकि साथ साथ जो हम वर्किंग कर रहे हैं इसे अंडरस्टैंडिंग इसकी बन पाए। ठीक है जी। तो साथ साथ मैं क्वेश्चन फर्दर कोशिश करूँगा, साथ साथ फर्दर एक्सप्लेन करता रहूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट ए भी है, तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ए के लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ए के लिए हम सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिपार्टमेंट ए। क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट ए में कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की और नॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाहिए, तो सबसे पहले मैं इनका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊंगा, फिर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे, फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वान्टिटी स्केड्यूल बना लेते हैं। अच्छा जी, और क्वांटिटी स्केड्यूल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वो कह रहा है स्मार्ट प्रोसेसिंग जो है उसमें जो लॉस हुआ था वो 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड था, यानी कि 5% ऑफ क्या था हमारे पास, आउटपुट था। तो 5% ऑफ आउटपुट पर हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो आउटपुट पर हो रहा है। तो देखते हैं हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है और इनपुट कितना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 64,500, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 64,500, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, और मटेरियल के कितने लीटर ऐड हुए, 6 लाख लीटर ऐड हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनपुट आ गया और इनपुट में मटेरियल है तो हमने लिख लिया 6 लाख यूनिट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद देखने हमारे पास कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 24,000 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 24,000 आ गया। ठीक है, और क्योंकि हमने लॉस कैलकुलेट करना है आउटपुट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये आएगा ये नहीं आएगा। ठीक है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को यहाँ से माइनस किया तो यहाँ से हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कहना है तो कह ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि किसी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके हमने कैलकुलेशन की तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 640,500। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस इसके ऊपर नहीं होना, यानी कि नॉर्मल लॉस जो हमने अभी कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास नॉर्मल लॉस यहाँ से माइनस होगा वो आउटपुट के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये आउटपुट का पता होना चाहिए। ये आउटपुट क्या है, ये फिलहाल एक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आउटपुट क्या होगा, यानी कि यूनिट ट्रांसफर्ड टू
डिपार्टमेंट बी कितने हैं गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। तो आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कोई ना कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ यही यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट इज 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड, यानी कि जो नॉर्मल लॉस है ये 5% ऑफ आउटपुट है। किसका है? 5% ऑफ आउटपुट, और ये हमारे पास आउटपुट मिसिंग है। इसका मतलब नॉर्मल लॉस आउटपुट की बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। अगर नॉर्मल लॉस आउटपुट की बेस पर है तो इसका मतलब जो बेस होती है वो हमें पता है 100 पर होती है। तो अगर ये आउटपुट 100% पर है और नॉर्मल लॉस इस 100 का 5% यानी कि 5% माइनस होगा, तो बताएं ये जो है मेरे पास ये कितने परसेंट होगा? ऑब्वियस बात है ये मेरे पास 105% होगा, क्योंकि 105% में से 5% माइनस करूंगा तो 100% आएगा। डन। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से ग्रॉसिंग करूंगा और नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लूंगा और आउटपुट कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो दो तरीके, जैसे मर्जी आप कर लें। इसका मतलब ये 640,500 105 पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको 100 पर ले आऊं तो आउटपुट आ जाएगा, अगर इसको 5 पर ले जाऊं तो डायरेक्ट नॉर्मल लॉस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जैसे आप लोगों को आसानी लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से कैलकुलेशन करवा देता हूँ। 640,500 ये किस पे पड़ा हुआ है? 105। ये आ गया 105 पर। अगर 5 पे चले गया तो डायरेक्ट ये नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आती है हमारे पास? 5 लेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल लॉस की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30,500। 30,500 ये हमारे पास नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से अब ये माइनस करूँगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग आ जाएगा। तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास 610,000। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ये आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी कैलकुलेशन हो सकती है। 640,500 ये 105 पर है, मुझे बताएं 100 पर क्या होगा? वो यही होगा। ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लेके ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये 610 आ गया, 610 आ गया। अगर 610 ये कितना है? 5% ले लें 610 का, तो ये आंसर आ जाएगा नॉर्मल लॉस का, ठीक है। अब बस आगे मैथ ही है, तो जैसे आपका दिल करे ये कर सकते हैं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल डन, हमने क्वांटिटी स्केड्यूल डिपार्टमेंट ए का बना लिया। अब हमने बनाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पे आ जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ए में कोई न्यू मटेरियल ऐड नहीं हुआ था, तो यहाँ पर बस दो ही हमारे पास चीज़ें हैं, मटेरियल जिनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी और कन्वर्जन। तो दो ही हमारे पास कॉस्ट है यहाँ पे, एक मटेरियल आ गया और एक हमारे पास ये कन्वर्जन आ गया। और कन्वर्जन में हमें पता है लेबर होता है प्लस FOH अप्लाइड होता है, ठीक है जी। खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे लिखने की। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। बाकी फॉर्मेट्स है, इसके अलावा भी कोई फॉर्मेट्स है तो आप बना सकते हैं, फॉर्मेट्स के ऊपर कोई बहस नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट्स आ जाएंगे। डन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिखते हैं, नहीं तो काफ़ी है। अच्छा जी, जो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमें पता है हमें FIFO मेथड से चलना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया FIFO मेथड, ताकि गलतियाँ ना हों हमसे, ताकि FIFO के अकॉर्डिंग ही हम चलें। अगर FIFO है तो यहाँ पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस शुरू में आएगा। तो देखें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में यूनिट्स कितने हैं? तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास यूनिट हैं 64,500। तो 64,500 यूनिट्स हैं। और कन्वर्जन क्या है इसकी, कितने परसेंट कंप्लीट है? तो ये 100%। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 100% मटेरियल के एतबार से है और 60% किसके एतबार से है? कन्वर्जन के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया हिंट के लिए 100% और 60%। तो देखें
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, पिछली बार इसके ऊपर 100% काम हो चुका हुआ मटेरियल के अतबार से, तो ठीक है हमारे डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होगा। इसके ऊपर 64,500 के ऊपर 60% काम पिछले महीने हो चुका है, तो इस महीने कितना फर्दर काम होना है, सिर्फ 40% होना है। तो ठीक है 64,500 मटेरियल के अतबार से कुछ भी नहीं होगा। कन्वर्जन के हिसाब से 64,500 का 40% लेंगे तो कन्वर्जन में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25,800। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 25,800। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। डन, ये हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। उसके बाद FIFO मेथड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो ओपनिंग आ गया, यहाँ पे आएगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में ये वाले आउटपुट यूनिट्स होंगे, ये वाले आउटपुट यूनिट्स ये यहाँ पे जाएंगे 610 ये वाले, माइनस ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ से मैं माइनस करूँगा 64,500। तो ये हमारे पास यूनिट्स आएंगे जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वाले होंगे। और ये कितने बनेंगे, 545,500। ठीक है जी, तो 545,500 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है, या इस प्रोसेस में ही स्टार्ट होकर बन गए, तो मटेरियल भी इनके ऊपर 100% लग चुका होगा, मटेरियल के एतबार से भी 100% मटेरियल लग चुका होगा, और कन्वर्जन के एतबार से भी 100% कन्वर्जन लग चुकी होगी। तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 545,500 और यहाँ पे भी 545,500 हमारे पास आ जाए। डन, यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी। अब प्रोसेस 1 इसका आसान ही है, मसला है हमें प्रोसेस 2 में जहाँ पे हमें नया मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रह गया हमारे पास। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स के अतबार से कितना है हमारे पास, 24,000 यूनिट्स हैं। और इस 24,000 यूनिट्स में मटेरियल और कन्वर्जन कितना लग गया, मटेरियल 100% लगा हुआ है, और कन्वर्जन कितनी लगी इसके ऊपर, कन्वर्जन लगी इसके ऊपर किधर गया, क्लोजिंग 70%। ठीक है, तो मटेरियल के एतबार से कितना है 100% और कन्वर्जन के एतबार से कितना है 70%। तो 24,000 का 100% 24,000 ही होगा, और 24,000 का 70% क्या होगा हमारे पास 16,800। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस नहीं है हमारे पास, नहीं है, तो हम कहेंगे क्योंकि उसने कोई डिपार्टमेंट में नहीं कहा कि नॉर्मल लॉस से कोई ज़्यादा भी लॉस हो रहा है, तो क्योंकि अब नॉर्मल लॉस नहीं है तो ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे और उन तीनों को टोटल करेंगे, तो हमारे पास मटेरियल के यूनिट्स आ जाएंगे 569,500 और कन्वर्जन के जो यूनिट्स आ जाएंगे 588,100 आ जाएंगे, 588,100 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, जिसको प्यार से EPU कहते हैं हम, तो ये हमारे पास 2 EPU आ गया, मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट हम नीचे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल भी हमारा हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना लिए। अब हम बना लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। जी, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से। चलें जी, आ जाए, मटेरियल यही था तो बस यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल और कन्वर्जन। ठीक है, FIFO मेथड है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में आ रहे होते हैं पर कॉस्ट में नहीं आएंगे, तो कॉस्ट में सिर्फ हमारे पास करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो करंट पीरियड कॉस्ट देख लें मटेरियल कितनी है, तो क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख लीटर की कॉस्ट कितनी है 17085। तो करंट पीरियड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, करंट पीरियड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख लीटर की 17085 और 000,
000, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कन्वर्जन भी हमारे पास गिवन है, 6 लाख के ऊपर डिपार्टमेंट ए में जो कन्वर्जन लगी वो 8821 लेबर लगा और ओवरहेड लगा 2940। तो यहाँ पे कन्वर्जन में 8821 है, क्या था, 8821 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेबर लगी, लेबर 8821 लगी और जो ओवरहेड्स लगे यहाँ पे वो लग गए, किधर गया, 2940, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया। अच्छा 3 0 यहाँ पे मैंने कॉमन लिए हैं, इतना तो सेंस माशाल्लाह है ही होगी, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो 11761 बन गया, 11761। तो यहाँ पर क्या गया, 11761,000। तो ये हमारे पास कन्वर्जन की करंट पीरियड कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इसके अलावा कोई नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 30,500। इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन होती तो यहाँ से मैं मटेरियल में से माइनस कर देता, ठीक है। तो फिलहाल नहीं है, तो ख़त्म कहानी। ये कॉस्ट आ गई, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होगी, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, यानी कि इन यूनिट से डिवाइड करूँगा। तो मटेरियल के यूनिट्स ये वाले, तो डिवाइडेड बाय 569,500 और इसको डिवाइड करूँगा 588 100 से, ये हमने डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास 30 और 30 आ जाएगी, और इसकी हमारे पास आ जाएगी 20। तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो मटेरियल के अतबार से 20 हो गया और कन्वर्जन के अतबार से हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास रहेगी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, उनकी कॉस्ट हमें पता चल जाएगी, और हमारे पास स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की कॉस्ट आ जाएगी, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट अगर यहाँ से हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमें ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है कितने, कन्वर्जन के हिसाब से 25,800, हमें इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, 25,800 की। और अगर कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ब्रॉट डाउन आ रही है, पहले से ही पिछले ही डिपार्टमेंट से आ रही है, ठीक है, या पिछले महीने की कोई आ रही है, तो हम उसको भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हैं, ये यूनिट से इतने थे, स्टार्टेड एंड कंप्लीट कितने हैं, 4 5। तो इनकी कॉस्ट कैसे आएगी, इन दोनों को क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। फिर लास्ट में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल के अतबार से 24,000 इससे मल्टीप्लाई होगा 30 से, और 16,800 से 16,820 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इनको हम लिख लेते हैं। लास्ट में डिपार्टमेंट ए वाइज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, उसने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी नहीं है, तो ये बेशक स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख लें कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ये है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी, हेडिंग लिख लेता स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी नहीं है, तो हेडिंग ये लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं आपसे एडिशनली लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ताकि पता चल जाए कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है, कोई नई चीज़ नहीं होती, बस टोटल कॉस्ट की ही डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास आ जाएंगे, वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, वो यूनिट जो कंप्लीट हुए और हमने क्या कर दिए, फर्दर ट्रांसफ़र कर दिए। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स एंड ट्रांसफर्ड आउट, और ये कहाँ ट्रांसफर्ड हुई होगी, ऑब्वियस बात है डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र हुई होगी। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, क्योंकि FIFO मेथड है तो इस FIFO मेथड में हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर जो यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हुए वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक ओपनिंग आ गया और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ये दोनों आ जाएंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये ऊपर वाली टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में देखें कोई ब्रॉड डाउन आ रहा हो, ठीक है, कोई BD बैलेंस आ रहा हो, तो देखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आए तो आपके पास पहले ही कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डिपार्टमेंट एक की आ रही है 2184। चेक करें ज़रा, ये पहले ही लाइन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2184 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ब्राउड डाउन आ गया 2184, तो ये हमारे पास ब्राउड डाउन आ गया 2184,000, ठीक है। और हमारे पास क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में चेक करें, इक्विवेलेंट यूनिट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं 25,800, कन्वर्जन के पड़े हैं और कन्वर्जन कितने लगनी है इसके ऊपर 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो कन्वर्जन इनके ऊपर लग रही है करंट पीरियड की जो कॉस्ट आ रही है ओपनिंग वो ये आ रही है। तो ये ब्राउड डाउन आ गया और करंट पीरियड में हमारे वाले महीने में क्या हुआ, यूनिट कितने थे 25,800 और कन्वर्जन कितने लगी पर यूनिट 20, तो 25,800 मल्टीप्लाई बाय ₹20, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 516,000, तो ये आंसर आ जाएगा 516,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आ गए। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने यूनिट्स, स्टार्टेड एंड कंप्लीट यूनिट्स कितने ये हैं, तो 545,500, 545,500 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कितना लगा 20, कन्वर्जन मटेरियल 30, कन्वर्जन 20, तो यहाँ पे कर लेंगे 30 मटेरियल प्लस 20 कन्वर्जन, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 27,275,000, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स की। तो इन तीनों कॉस्ट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 29975,000, यही मेरे ख्याल से आएगी। एक मिनट ज़रा चेक कर लें ज़रा इसको, $2,184 प्लस 516 प्लस 27275 2997, ठीक है जी, यही हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या रह गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। तो क्लोजिंग वर्क इन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो नेक्स्ट हमारे पास रह गई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं 24,000 और कन्वर्जन कितने यूनिट्स हैं 16,800, तो यहाँ पर दो आ जाएंगे। मटेरियल के एतबार से कितने होंगे, मटेरियल के एतबार से 24,000 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल पर यूनिट 30 पे है, 30 पर है, और कन्वर्जन 16,820 वाले, तो कन्वर्जन 16,800 मल्टीप्लाई बाय 20 वाले, ठीक है नी। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो पहले का आंसर आ गया 720,000, ये आंसर आ जाएगा 720,000 और 16,800 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 336,000। इन दोनों को ऐड करके फाइनल हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा 1056,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गई और कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट एंड ट्रांसफर्ड आउट आ गया, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। तो ये यहाँ तक हम डिपार्टमेंट ए को
कंप्लीट कर चुके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये वो कॉस्ट हुई जो ट्रांसफर आउट हुई है, यानी कि ये वो कॉस्ट होगी जो ट्रांसफर्ड आउट हुई कहाँ से, फ्रॉम ए से आउट हुई और जाना कहाँ से, इसने डिपार्टमेंट बी में जाना है। तो ये जो कॉस्ट नज़र आ रही है ना 29971 29975 इसको याद रखिएगा। जब मैं डिपार्टमेंट बी में हूँगा और P1 की कॉस्ट कहूँगा कि P1 की बच्चों कॉस्ट क्या है, तो आप लोगों ने इस वाली कॉस्ट का नाम लेना है, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में जाएगी। तो 29975 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिपार्टमेंट ए कॉस्ट 29975 ये हमें चाहिए होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इरेज कर देना, नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट ए का पूरा सवाल आ गया, ठीक है जी। तो होप सो आपको डिपार्टमेंट ए तक समझ लगी होगी। अब मैं डिपार्टमेंट बी, जो असल में क्वेश्चन का मुश्किल एरिया था, अब वो आने लगा, ठीक है जी। तो अलर्ट लीजिएगा, इसको यहाँ तक नोट कर लें, तो फिर मैं डिपार्टमेंट बी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, डिपार्टमेंट बी की कैलकुलेशन देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ए डन, तो हम अब डिपार्टमेंट बी की कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बी में न्यू मटेरियल एडिशन भी हुआ है। तो अगर न्यू मटेरियल एडिशन हो तो फिर देखना है कि क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या डिफरेंस आता है और लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट हमने करना है, ठीक है जी। तो एग्जामिनर ने कहा कि जो लॉस होगा वो 10% होगा और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दे दिया। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन हो तो आपको पता है हम स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन को ही प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी का देखना आपने। तो ये अब ये क्वांटिटी स्केड्यूल बन रहा है डिपार्टमेंट बी के एतबार से। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी का देखें कितना है, तो वह हमारे पास पता चल जाता है 40,000 आ गया, 40,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम डिपार्टमेंट बी में हैं तो कुछ यूनिट डिपार्टमेंट ए से भी बी में आए हैं, तो कुछ ट्रांसफ़र इन भी हुआ होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इन, और ट्रांसफ़र इन कहाँ से हुए हमें पता है, फ्रॉम ए से हुए। तो ट्रांसफ़र इन जो ए से हुए तो लिख लेते हैं ये ए से ट्रांसफ़र इन हुए, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम ए लिख लेना, ये नहीं लिखना ट्रांसफ़र इन ए में हुए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ए लिख लेना, फ्रॉम ए। तो ए में से जो यूनिट ट्रांसफ़र इन हुए बी में, तो ट्रांसफ़र इन कितने यूनिट्स हुए थे, तो आउटपुट हमारे पास आपको पता 610 था ना। यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड नहीं, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में जो डिपार्टमेंट ए का आउटपुट था वो कितना था 610,000, ठीक है। वो क्वेश्चन में आप लोग देख लें। तो ट्रांसफ़र इन कितना हुआ था 610,000, तो 610,000 ये मेरे पास ट्रांसफ़र इन हो गया, ठीक है। और इनपुट कितना मटेरियल ऐड हुआ, ठीक है। इनपुट मटेरियल ऐड कितना हुआ, कितने लीटर ऐड हुए डिपार्टमेंट बी में,
वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 5 लाख, ये 5 लाख ऐड हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है क्वेश्चन में देखें ज़रा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है 50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रुकना है और लॉस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? लॉस कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन की है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन की है जो कि 60% है। तो अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60% है तो मुझे जो लॉस कैलकुलेट करना होगा वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे कैलकुलेट करना होगा। किस पे कैलकुलेट करना होगा? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे कैलकुलेट करना होगा। तो या तो इंस्पेक्टेड यूनिट सेपरेट कैलकुलेट कर लें, या तो अपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया ही हुआ है, यहाँ से ज़बानी कलामी देख लें किसने आना है, किसने नहीं आना, किसने आना है, किसने नहीं आना, तो ये मुकाबला कर लें। तो यहाँ से अगर कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो हम सेपरेटली इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए आ जाएँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इसका आसान तरीका ये है, क्वांटिटी स्केड्यूल में ना ओपनिंग क्वांटिटी स्केड्यूल में ही इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिख लिया करें, तो ज़रा सोचना आसान हो जाएगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60%, ये 60% पर है, ठीक है जी। और इनपुट ने तो आना ही आना होता है, इसका तो इसके ऊपर तो फैसला करना ही नहीं करना ना, ट्रांसफ़र इन हमारे पास हुआ है। अच्छा जी, किधर गया? ट्रांसफ़र इन। इस ट्रांसफ़र इन के ऊपर तो फैसला करना ही नहीं करना ना, इसने तो आना ही आना है, क्योंकि ये तो पिछले डिपार्टमेंट से होकर आ रहा है, इसने तो आगे जाना ही जाना है, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि ये जो न्यू मटेरियल एडिशन हुआ है, ये जो इनपुट है ना, असल में ये हमारे पास आया, ठीक है। न्यू मटेरियल एडिशन जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास असल में न्यू मटेरियल एडिशन है 5 लाख का। देखते हैं कब आया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो हमारे पास 80% है, तो इसकी कंप्लीशन कितनी आ गई? 80% है, ठीक है। अच्छा जी, अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स की मैं सेपरेट कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्किंग कर लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, ये वर्किंग कर रहा हूँ इंस्पेक्टेड यूनिट्स फाइंड करने की। ऑल्दो हम यहाँ से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम सेपरेट भी देख सकते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 40,000, और जो हमारी इंस्पेक्शन स्टेज है वो है 60%, ठीक है। इसका मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी 60 है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो भी 60 है। ये दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम यही एज्यूम करेंगे कि पिछली बार इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। अगर पिछली बार इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है तो अब नहीं होगी, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास रह गया न्यू मटेरियल एडिशन आया। अब ये न्यू मटेरियल एडिशन देखना है ये इंस्पेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब न्यू मटेरियल एडिशन जो है वो उसने कहा ये जो हमारे पास इनपुट आया यानी कि न्यू मटेरियल एडिशन आया, ये जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन है। ये क्या है? जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन है, यानी कि इंस्पेक्शन के बाद है। अगर ये इंस्पेक्शन के बाद है, अगर ये इंस्पेक्शन के बाद है तो इसका मतलब इसके ऊपर तो इंस्पेक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद आ रही है, तो ये इनपुट भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आया और इनपुट 5 लाख भी नहीं आया। आपको पता है ट्रांसफ़र इन ने तो आना ही आना है, तो ट्रांसफ़र इन ने तो आना ही आना है। वो कितना है? 610, तो 610 ने तो आना ही आना है, ठीक है, ये हो गया। अब फैसला आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 80% पर है और इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? 60% पर है। इसका मतलब ये जो 80% है इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी होगी। अगर इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी होगी तो ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे इसको, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास रह क्या गया? जो अल्टीमेटली हमारे पास सारा कुछ रह जाएगा वो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स रह गए कितने? 610। तो सिर्फ मुझे
जो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है वो 610 के ऊपर कैलकुलेट करना है। ये इस तरह से एक्सपेक्टेड यूनिट्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये इस तरह से होगा, यहाँ तक कोई टेंशन कोई परेशानी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट हमने कर लिया। व्हाट इज द इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो इंस्पेक्टेड यूनिट कितने हैं 610, तो मैं क्या करूँगा 610 के ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूँगा। चलें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल लॉस 610, क्योंकि यही देखें 610 हमारे इंस्पेक्टेड यूनिट्स बनने हैं, ठीक है। तो 610 इसका कितना था 10% था, तो इसका 10% लेंगे तो 61,000। तो ये 61,000 हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करना है। तो 61,000 नॉर्मल लॉस है, तो ये भी माइनस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने कहा था एबनॉर्मल लॉस भी है, तो एबनॉर्मल लॉस के बारे में उसने कहा था ये नॉर्मल लॉस से अबव 10% है, यानी कि नॉर्मल लॉस का 61,000 का 10% ये होगा। तो अब नॉर्मल लॉस कितना गया 6100। तो इन सब को आपस में क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट जो हमें चाहिए होगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है जी। होप सो यहाँ तक आपकी क्लैरिटी हो चुकी होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इन सबको प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा 1032000। तो आउटपुट आ गया 1032000। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, डन। तो ये क्वांटिटी स्केड्यूल हमने बना ली डिपार्टमेंट बी की। अब क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स आ रहे हैं 40,000, और 40,000 की स्टेज क्या है 100% मटेरियल के अतबार से 60% कन्वर्जन के अतबार से, ठीक है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 40,000 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 40,000 यूनिट्स, और इसके ऊपर क्या क्या लग चुका हुआ है 100% मटेरियल लग चुका हुआ है, 60% कन्वर्जन लग चुकी हुई है। तो हमारे डिपार्टमेंट में मटेरियल कितना लगना है 0%, और रिमेनिंग यहाँ से 40% लगना है। तो 40 का 0% क्या होगा 0। तो ओपनिंग का है तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आने, 40,000 का 40% लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,000, 16,000 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में न्यू मटेरियल एडिशन भी आ गया है, तो अब APU में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इनकी बदल जाएगी, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन बदल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले डिपार्टमेंट बी में हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट ए, जो डिपार्टमेंट ए से चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पर आ जाएगा न्यू मटेरियल एडिशन जो कि COY है, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्जन, ठीक है जी। तो आज ही आ जाएगा। और अगर आपको पता है न्यू मटेरियल एडिशन आ जाए और लॉस पहले आ जाए, किससे आ जाए, यहाँ पे मैं ज़रा डरी बातें लिख लूँ। अगर लॉस पहले आ जाए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और FIFO मेथड है, तो FIFO मेथड में आपको पता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यहाँ पे यूनिट्स आएंगे या नहीं आएंगे, एक इसके बारे में सोचना है। और एबनॉर्मल लॉस जो यहाँ पर होगा, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर होगा, उसके देखने यहाँ पे यूनिट्स आएंगे नहीं आएंगे। तो इन दो बॉक्सेस के बारे में हमने नॉलेज सोचना है। ऊपर वाला बॉक्स कैसे आएगा, ये वाला बॉक्स कैसे आएगा, ये वाला बॉक्स आएगा मुकाबला करके न्यू मटेरियल एडिशन का मुकाबला करूंगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। और ये वाला बॉक्स कैसे आएगा, ये वाला बॉक्स का न्यू मटेरियल एडिशन का मुकाबला करूंगा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से। तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है जी। तो हमने ये हिंट लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में हमारे पास आसानी हो जाए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए में कुछ भी नहीं आएगा, वो 0% आएगा। तो यहाँ पर तो आ गया 0%, ठीक है। अब चेक करना है यहाँ पे 0% आता है या यहाँ पे 100% आता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और FIFO है, अगर यहाँ पे ये ग्रेटर हुआ तो 100% आएगा। अगर यहाँ पे ये ग्रेटर हुआ तो 100% आएगा, और अगर ये लेस हुआ या इक्वल हुआ, ब्लू में हुआ, तो ये 0% आएगा। डन। अब ये देखते हैं
न्यू मटेरियल एडिशन किया। न्यू मटेरियल एडिशन वो ये कहता है कि जो हमने न्यू मटेरियल ऐड किया वो जस्ट आफ्टर 60% किया। अब जस्ट आफ्टर 60% में क्लैरिटी नहीं है कि 61 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है, इस तरह से वो 80 से क्रॉस भी कर जाएगा। तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे जो न्यू मटेरियल एडिशन है वो भी 60% पर आया है, वो भी 60 पर, क्योंकि जस्ट आफ्टर 60 कह रहा है। तो जस्ट आफ्टर 60 में क्लैरिटी नहीं है तो हम ये कहेंगे कि न्यू मटेरियल एडिशन भी 60% पर है। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन चेक करें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कितनी है, 60 है। तो ये देखें क्या बन गया, इक्वल बन गया ना। इसका मतलब यहां पे 0% आएगा, यहां पे 0% आएगा। डन। और कन्वर्जन के एतबार से कितना, 60%, तो 40,000 का ये 60% लूंगा तो यहाँ पे कन्वर्जन की हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास बनेंगे 16,000, जो कि हमारे बन जाएंगे 40 का 60% 16,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हमारी कैलकुलेशन हो गई। डन। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये नोट होप सो आपने कर लिया होगा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स वाली बात, क्योंकि मुझे अब रेस करनी है। अच्छा जी, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को हम कर चुके, ये मुश्किल वाली बात थी, इसको हम थोड़ा बॉक्स लगा के क्लोज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है। यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ठीक है जी। ये हमारे पास देखते हैं कितने आते हैं। अच्छा जी, यूनिट्स जो हमने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया वो कितने हैं, आउटपुट कितना है, ये आउटपुट आ गया 103,200 और यहाँ से ये ओपनिंग इधर आ गया माइनस ओपनिंग 40,000। तो ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आ गया। कितने यूनिट्स बनते हैं हमारे पास, 992,900 ये बनते हैं, 992 और 900, ठीक है। अब इसका वक्त नहीं आया, अभी इसको इरेज कर देते हैं ज़रा। तो ये मेरे पास स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आ गया। और आपको पता है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हर एतबार से 100% पर होते हैं, तो ये सारे 100% पर होंगे। तो 100%, इधर भी 100%, इधर भी 100%, तो सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ये 992 900 992 900 992 ये 900 हमारे पास आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। मर्जी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लिख लें, नॉर्मल लॉस पहले लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80%। तो ये हमारे पास 80% पर है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं, 50,000। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50,000, ठीक है। तो क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, FIFO है, तो क्लोजिंग में FIFO की टेंशन नहीं होती, FIFO में ओपनिंग की टेंशन होती है। मैंने रेड बॉक्स लगा के फैसला किया हुआ है। और अगर ये FCO होता, FCO में ओपनिंग नहीं होती तो क्लोजिंग की फिर हमें टेंशन होती है। तो क्लोजिंग में कोई टेंशन नहीं है। मटीरियल के अतबार से ये 100% पर ही जाएगा और कन्वर्जन के हिसाब से ये हमारे पास 80% पर चला जाएगा, ठीक है। तो मटीरियल अगर लिखना चाहते हैं 100% है और कन्वर्जन 80% है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, आपकी मर्जी हुआ करेगी। 100% 100% और ये 80% का, तो 50 का 100% 50,000 ही होगा। और यहाँ पे भी 50,000 आ गया और इसका 80% हमारे पास शायद आ जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 आ जाएगा यहाँ पर। डन। क्योंकि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी है, कितना 6100, तो एबनॉर्मल लॉस भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस पे देखते हैं क्या करना है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हमारे पास 6100, तो एबनॉर्मल लॉस 6100
100 है, ठीक है। और अब नॉर्मल लॉस आया स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे, और जो इसके स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वो 60% है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन किसकी इतनी, इसकी कितनी है, 60% है। तो ये 60% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। तो अब देखना है यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अब इसके लिए अभी मैंने रूल्स बताए थे। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है, 60% है, और जो न्यू मटेरियल एडिशन है वो भी 60% है। वो भी किस पर है, 60% पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि न्यू मटेरियल एडिशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 आएगा या यहाँ पे 100% आएगा एबनॉर्मल लॉस के एतबार से, ठीक है। इसको सोचें और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ। जी, होप सो आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे या तो 100% आएंगे या तो ये 0% पर आएगा। उसका जवाब ये है, ये जो उसने कहा, ये जो इंस्पेक्शन हुई थी यहाँ पर इसके केस में न्यू मटेरियल एडिशन, तो न्यू मटेरियल एडिशन जो 60% हमने लिखा था, तो ये जो न्यू मटेरियल ऐड हुआ 5 लाख, जिसको हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स में भी इग्नोर किया था, और इस बेस पर इग्नोर किया था क्योंकि ये एडिड जस्ट आफ्टर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बाद, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बाद न्यू मटेरियल ऐड हुआ। अगर न्यू मटेरियल स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बाद हुआ है तो कह सकता हूँ लॉस पहले हुआ न्यू मटेरियल एडिशन के। अगर न्यू मटेरियल एडिशन के पहले लॉस हुआ है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, ये 0% आएगा, यहाँ पे भी ये 0% आएगा, क्योंकि जो न्यू मटेरियल ऐड हुआ है जस्ट आफ्टर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि जस्ट आफ्टर लॉस हुआ है। अगर न्यू मटेरियल लॉस के फ़ौरन से बाद आया है, इसका मतलब लॉस पहले आ चुका है, न्यू मटेरियल उसके फ़ौरन बाद आया, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई थी, कौन सिनेरियो बन गया था, लॉस बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन। तो यहाँ पर 0% आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0% है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और इधर भी कुछ नहीं आएगा। और 61 का रिमेनिंग 60% हमने ज्यूम किया हुआ था, ये 60% आ जाएगा। तो 6100 का जो 60% लेंगे तो 6100 का 60% 3660 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3660 आ जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर थोड़ी सी और लॉजिकल बात करनी है, ये यहाँ पर 50,000 क्यों आया था, क्योंकि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का न्यू मटेरियल एडिशन के साथ मुकाबला करूँ तो न्यू मटेरियल एडिशन और स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो न्यू मटेरियल एडिशन कितना था हमारे पास 60%, तो न्यू मटेरियल एडिशन 60% था और स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग का कितना था 80%। इसका मतलब जब हमारा प्रोसेस क्लोज हुआ था 80% पर, इस 80% पर न्यू मटेरियल ऐड हो चुका था सारा के सारा, तो दैट्स वाई 100% आएगा इधर भी और 100% आएगा इधर भी, ठीक है जी। तो ईपीयू डन, तो बस ठीक है, टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए डिपार्टमेंट ए के मटेरियल और कन्वर्जन के द्वारा से, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 1042,000, 1042,000, और ये 0 है, 1 2, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होंगी और सेम ही है, तो ये सेम ही आएगा 1042,000, और यहाँ से 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, आंसर आ जाएगा 1052,560, 1052,560। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट बी, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अच्छा जी, अब हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए देखते हैं जनाब,
कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट में हमारे पास P1 की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट, तो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ से न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ से कन्वर्जन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 3 हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इन तीनों कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमें लिखनी है D1 की कॉस्ट, और आपको पता है ये जो D1 की कॉस्ट आएगी, अब ये वो ट्रेडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी, अब ये एक स्पेशल तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये D1 की कॉस्ट जो करंट पीरियड कॉस्ट आएगी, ये कैसे आएगी, स्टार स्टार। ठीक है, तो इसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर न्यू मटेरियल एडिशन जो है वो बाद में है और लॉस पहले है, ठीक है, तो ये जो कॉस्ट आएगी ये नए तरीके से आएगी। तो उसका फॉर्मूला हमने ये कहा था कि ट्रांसफर्ड जो यूनिट ट्रांसफर्ड इन हुए माइनस करेंगे एक्चुअल लॉस के यूनिट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से। तो यूनिट ट्रांसफर्ड इन, तो फॉर्मूला ये था कॉस्ट का कि यूनिट ट्रांसफर्ड इन माइनस एक्चुअल लॉस यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। और फिर ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होनी थी, तो ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होनी थी टोटल कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए और जो यूनिट ट्रांसफर्ड इन हुए डिपार्टमेंट ए, तो ये हमारे पास ये आ जाना था। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, बस ठीक है डायरेक्ट लिख लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, बस डायरेक्ट आ लेते हैं। यूनिट ट्रांसफर्ड इन, तो जो हमारे पास जो ट्रांसफर्ड इन हुए हैं, ठीक है, वो कितने यूनिट ट्रांसफर्ड इन हुए थे, 610000, ये यूनिट ट्रांसफर्ड इन हुए थे, दिस इज ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम ए, तो ये यूनिट्स हमारे पास आ गए 610000। तो यहाँ पर क्या आ गए 610000, 610000, ये ट्रांसफर्ड इन हो गए। एक्चुअल लॉस कैसे आया, ये एक्चुअल लॉस है, हाँ दिस इज द एक्चुअल लॉस, ये एक्चुअल लॉस है। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को ऐड करें, एक्चुअल लॉस बन जाएगा 61,000 प्लस 6,100। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल लॉस आ जाएगा 6,7,100, तो 6,7,100 आ जाएगा। ये कैसे आया एक्चुअल लॉस, ये नॉर्मल लॉस जो कि मेरे पास था 61,000, उसमें हमने ऐड कर लिया 6,100, तो ये हमारे पास 6,7,100 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है, और हमारे पास जो लॉसेस के बाद यूनिट्स बचे, जो हमारे पास नेट यूनिट्स बचे हैं, यूनिट्स आफ्टर लॉस बचे हैं, वो कितने, ये मैंने आपको बताया भी था। तो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट ये देखें, हमें ये कॉस्ट सेव करके रखी हुई है, ये कॉस्ट यहाँ पर आएगी, ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 2,9,975,000, ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। और यूनिट्स कितने थे हमारे पास, जो लॉस के बाद वाले यूनिट्स हैं, तो जो लॉस से पहले वाले यूनिट्स थे वो हमारे पास पड़े हुए थे, जो यूनिट ट्रांसफ़र इन होकर आए हैं वो ये वाले आए हैं 610,000, और इसमें से नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हमने क्या करने हैं, वो माइनस करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स कितने हैं, 61,000, तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स क्या करेंगे हम, 61,000 वो माइनस कर देंगे, तो 61,000 माइनस कर दे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाने से पहले बताया था कि अगर नॉर्मल लॉस आ जाए तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स यहाँ से, क्योंकि ये असल में इनपुट है, तो इनपुट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस होते हैं, आउटपुट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस नहीं होते। दैट्स वाई हम आउटपुट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस नहीं करते, कॉस्ट में जाकर से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं। यहाँ से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस क्यों किए, क्योंकि ये 610 आउटपुट नहीं है, इनपुट है, तो इनपुट में से ऑब्वियस बात है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस होंगे। ठीक है,
तो यहाँ से कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, इनसे कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, इसको इसमें से डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गई 54.60। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 54.60, ये आ गया मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 54.60। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना कॉस्ट, तो वो ये वाली कॉस्ट बनेगी, ठीक है। तो इन सब को हमने किया ऐड, तो हमारे पास जो आंसर बना वो आंसर बना 2964, वो आंसर बना, इससे आंसर आया 2964 2340। तो ये कॉस्ट बनी, तो ये कॉस्ट यहाँ पर आएगी सारी की सारी, ठीक है। तो 29642340, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट आ गई इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखा है न्यू मटेरियल एडिशन। जो न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट है वो क्वेश्चन में देखें गिवन ही है, तो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कितनी है 9693,000। तो 9693,000। अब आ जाए कन्वर्जन्स के ऊपर। तो कन्वर्जन वाली जो कॉस्ट डिपार्टमेंट बी की, ये भी गिवन है, एक है 6389, एक है 6389, और ओवरहेड के अतबार से 3727। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन गया 10116, क्या बन गया 10116,000। तो ये हमारे पास तीनों कॉस्ट आ गई, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लॉस जो हमारे पास हुआ था, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कोई स्क्रैप वैल्यू यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, बस इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे EPU से। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं, नंबर 1 1042, 1042,000, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है जी, और ये डिवाइड हो जाएगा 1042 से, 1042,000 से, और ये भाई साहब डिवाइड हो जाएंगे 1052,560 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएंगे 28.42, और नेक्स्ट आ जाएगा 9.29, और लास्ट आ जाएगा 7.61, तो 7.61। तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से कॉस्ट पर यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, क्लोजिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लोजिंग वर्किंग, हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी और इसकी कॉस्ट चाहिए, क्लोजिंग की कॉस्ट चाहिए, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाहिए। तो यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए, कॉस्ट पर यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए, और हम डायरेक्ट इनकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। होप सो ये आप इतना तो फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कर लेंगे फाइंड, ठीक है। चले, लास्ट रह गया, मैं बस इसको फिर कंप्लीट कर दूँ। हमारे पास क्योंकि उसने कहा था कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकाल लेते हैं। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये उसने कहा था, ठीक है जी। अच्छा, डिपार्टमेंट ए में क्यों नहीं फिनिश गुड लिखा था यहाँ पे, क्योंकि वो क्या थे, यूनिट्स कंप्लीट थे और ट्रांसफर्ड आउट हुए थे, क्योंकि अब ये बन चुके हैं। अब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए क्योंकि FIFO मेथड है, तो कुछ ओपनिंग वगैरह भी आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का कोई ब्राउडाउन आ रहा हो, कोई करंट पीरियड कॉस्ट आ रही हो, तो ब्राउडाउन में देखें हमारे पास जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड है वो हमारे पास गिवन है 2080,000। तो ये हमारे पास आ रहा है 2080,000, ये ब्राउडाउन आ गया। और करंट पीरियड में कितना आ रहा है, करंट पीरियड में सिर्फ हमारे पास कन्वर्जन के एतबार से आ रहा है। ओपनिंग में देखें ज़रा, ओपनिंग में 40,000 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आ रहा है 16,000। तो 16,000 का पर यूनिट क्या कन्वर्जन का, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 7.61, ठीक है। और 7.61 है, नहीं सॉरी मेरे ख्याल से ये
9.61 ठीक है जी। कन्वर्जन कितनी है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 9.61, तो कन्वर्जन के एतबार से आंसर आ जाएगा हमारे पास 153,760। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्या हुआ, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्या हुआ, तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ये हैं कितने 992900, और इसके ऊपर डिपार्टमेंट ए इतना, न्यू मटेरियल इतना, कन्वर्जन इतना। तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में हमारे पास आ गया 992900 मल्टीप्लाई बाय 28.42 प्लस 9.29 प्लस 9.61, तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट यहाँ से आती है 46984 और ये देख लेते हैं ज़रा ये कॉस्ट क्या आती है। $28.42 प्लस 9.29 प्लस 9.61, तो आंसर आ गया 47.32 और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 992900 से, तो आंसर आ जाएगा 46984 और 028, तो आंसर आ जाएगा 028, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 1 2 3 इन तीनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी। और अगर अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49217 788, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिर क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो वो लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में देखें क्या क्या आ रहा है, 50,000 ए में और 50,000 इधर और 40,000 इधर। इसका मतलब 3 तरह की कॉस्ट आ रही है क्लोजिंग में, डिपार्टमेंट ए और न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। तो डिपार्टमेंट ए, न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। तो डिपार्टमेंट ए में कितने यूनिट से 50,000 और डिपार्टमेंट ए का पर यूनिट 28.42 और न्यू मटेरियल एडिशन कितना 50,000 और पर यूनिट कितना 9.29। कन्वर्जन कितना हमारे पास 40,000, कन्वर्जन कितना है 40,000, तो 40,000 और पर यूनिट कितना हमारे पास कन्वर्जन 9.61, तो 9.61 आया, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लीजिएगा आप 1 2 3, तो टोटल में लिख देता हूँ ताकि आप लोग टैली कर लें। तो टोटल इसका आ जाएगा हमारे पास 2269,900, तो 2269,900, थोड़ा बहुत राउंडिंग का फ़र्क भी आ रहा होगा तो खैर का मसला नहीं है। और लास्ट हमारे पास रह गया कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में देखें कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस में सिर्फ ये यूनिट्स आ रहा है कन्वर्जन का, लेकिन यहाँ पे भी तो लॉस तो हुआ है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ असल में 6100, ये जो 6100 का लॉस हुआ से यहाँ पे यूनिट्स नहीं आए, इसका मतलब क्या लॉस भी नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस बात है लॉस तो हुआ होगा, ये नुकसान तो हुआ होगा, तो इस नुकसान की कॉस्ट तो लिखनी है। तो ये 6100 की कॉस्ट हम लिखेंगे। ये जो 6100 की कॉस्ट, ये जो 6100 की कॉस्ट जो एबनॉर्मल लॉस हुए, तो बेशक यहाँ पे यूनिट्स नहीं है पर नुकसान तो हुआ है, तो ये यूनिट 6100 इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई, ये वो वाली जो हमने नई कैलकुलेट की थी, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट नई वाली 54.60 ये वाली। तो ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, यूज़ करेंगे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में, जो कि आपको मैंने लास्ट में बताया था। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो हमारे पास डिपार्टमेंट ए लिखे नहीं है, वो एक रीज़न की वजह से नहीं लिखे थे, लेकिन नुकसान तो हुआ है 6100 थे, ठीक है। और नया रेट पर यूनिट क्या था 54.60। और उसके बाद कन्वर्जन में आए थे, कन्वर्जन में कितने थे हमारे पास 3660
660 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या कन्वर्जन का 9.61, तो 9.61 ठीक है। तो यहाँ से इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ से इसका टोटल आ जाएगा। तो जब हम ग्रैंड टोटल करेंगे इनका तो हमारे पास आ जाएगा 386 और 233। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये नज़र आ रही है वाला हिस्सा, ये वाला आ रहा है नज़र? ठीक है, एक बार पूरे बोर्ड की ज़ियारत करवा दो। ठीक है, तो स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था जिसमें सारे के सारे एरियाज कवर थे। ये मेथड इस ऐसे था जिसमें हमने FIFO से कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल एडिशन भी देखा, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर अच्छी खासी इसके ऊपर बात हुई, क्वांटिटी स्केड्यूल में एक बेहतरीन रिवर्स कैलकुलेशन से ग्रॉसिंग करके बेहतरीन कैलकुलेशन थी। प्रोसेस 1 भी देख लिया कैसे बनता है, प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र होता है ये भी देख लिया। तो तकरीबन प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से 70% हमने इसी एक क्वेश्चन से एरिया कवर कर लिया। फिर एक और जर्नल एंट्रीज है और प्रोसेस अकाउंट और एफको मेथड रह गया। अब अगला एक सवाल आपको करवाता हूँ जिसमें हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का लेजर बनाना होगा, टी अकाउंट बनाना होगा। एग्जामिनर वो भी क्वेश्चन में देखता है और वो क्वेश्चन मैं आपको एफको से करवाऊंगा ताकि एफको भी हमारे सामने आ जाए और उसमें दोबारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और लेकिन वो क्वेश्चन टी अकाउंट के साथ होगा। और एक आदि उसकी जो एडजस्टमेंट है नॉर्मल लॉस की, बहुत तबाही की एडजस्टमेंट है, कमाल की एडजस्टमेंट है, उससे नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर जर्नल एंट्रीज रह जाएंगी, वो आप खुद कर लेंगे। आपको पता है टी अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह तकरीबन हमारा अच्छा खासा प्रोसेस कॉस्टिंग तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं प्रोजेक्टर ऑन करके पहले क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, फिर दोबारा से ही प्रोजेक्टर ऑफ करके हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है जी, तो होप सो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा।